करने की मैं घोषणा करता हूं। सबसे पहले आप सबों को शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हम लोग संविधान की कक्षा में हैं, सामान्य अध्ययन की कड़ी में। रेलवे, एसएससी और एक्सेट्रा कई बैच को देख रहे हैं इसमें। और पिछले दिन संविधान की शुरुआत की जा चुकी है। आज करेंट और मिसलेनियस में भी क्या पढ़ना है उसकी शुरुआत की जाएगी। साथ ही एक एक्स्ट्रा कक्षा भी आपकी होगी और वो है बायोलॉजी की रणनीति, वहां से आपकी शुरुआत होगी। इसलिए आज कक्षा आपकी अभी मेरे साथ 11 बजे तक है, तो बने रहेंगे जिससे कि आप भविष्य में कोई परीक्षा हो तो समय से पहले आप उसका रिवीजन कर सकें। तो ये एक महत्वपूर्ण आयाम है। इसी क्रम में हम लोग संविधान की शुरुआत किए, पॉलिटी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में हमने शुरू में बताया कि एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिस पर राज्य सरकार चलती है। मैंने राज्य की अवधारणा को स्पष्ट किया कि राज्य 4 आवश्यक तत्वों से मिलकर बना हुआ है। एक अमूर्त संकल्पना है जिसमें भूभाग है, जनसंख्या है, सरकार है और संप्रभुता है। मैंने इस बात की जानकारी आपको दी कि संप्रभुता की जो अवधारणा है वो बोडीन साहब ने दिया था। संप्रभुता का अर्थ होता है कि एक ऐसा देश जिसके आंतरिक नीति में कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं है। यदि वो कोई कानून बनाता है, कोई योजना बनाती है, तो उस पर कोई बाहरी देशों का कोई हस्तक्षेप न होना संप्रभुता कहलाता है। हम लोग, भारत एक संप्रभु देश है। भारत एक संप्रभु देश है। हालांकि आज के दौर में कोई भी देश संप्रभु नहीं है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 2015 का, जिसमें 17 पॉइंट है, उसी के अनुसार सभी सरकार को गवर्नेंस करने भी पड़ते हैं। लेकिन वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो मेंबर है वो हम स्वेच्छा से है। हमारे ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं है कि आपको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना ही है। तो स्वाभाविक है कि हम संप्रभु देश हैं। इसी क्रम में आपने पढ़ा सरकार की अवधारणा, और सरकार की अवधारणा में संसदीय, अध्यक्षात्मक सरकार के अंगों को देखा। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, जिसको एक्सिक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी कहते हैं। जहां लेजिस्लेटिव का आशय, लेजिस्लेटिव का मुख्य काम मेकिंग ऑफ लॉ, लॉ का बनाना है, वहीं एक्सक्यूशन ऑफ लॉ कार्यपालिका का काम होता है। आप जिस संस्था में जुड़ना चाहते हो, कार्यपालिका का भाग है, ठीक है। तो कार्यपालिका में ही आप रहकर देश के जो बनाए हुए कानून है, जो योजनाएं हैं, कार्यक्रम है, उसमें अपना अंशदान देना चाहते हैं और उसके बदले में सरकार तनख्वाह देती है। अब तो एक यूपीएस भी देगी, यूनिफाइड पेंशन स्कीम भी देगी। अभी आज के कल के पेपर में ही पढ़ा होगा कि पहले का जो ओल्ड पेंशन स्कीम था और एक नया पेंशन स्कीम जो 2000 के बाद शुरू किए गए थे, उस दोनों को मर्ज कर दिया गया और अब नया पेंशन स्कीम आया है यूपीएस। उसका नाम है यूपीएस। और ये यूपीएस की अवधारणा, इस स्कीम की अवधारणा सोमनाथन समिति ने दिया, और वो सोमनाथन साहब अब वित्त सचिव नहीं है, अब कैबिनेट सचिव हो गए हैं। 2 दिन पहले ही मिस्टर स्वामीनाथन कैबिनेट सचिव के रूप में, जो आईएएस का सबसे बड़ा पद होता है, शीर्ष पद होता है, केंद्र में सबसे बड़ा पद आईएएस का कैबिनेट सचिव का पद होता है, जबकि राज्य में मुख्य सचिव का पद होता है, ठीक है। तो ये इन सब बिंदुओं को आपने देखा। अभी मैंने कहा है कि बदले में सरकार आपको यूपीएस देगी, और यूपीएस जो आपका अंतिम वेतन होगा उसका 50% दिया जाएगा 25 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद। ये सब बेसिक जानकारी है जो ऐसे भी आप समाचार पत्र और न्यूज चैनल को देख करके भी आप उसको याद रख सकते हैं। और 1 अप्रैल 2025 से इस स्कीम को लागू किया जाए। ये करेंट भी है, और परीक्षा में ऐसे करेंट ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं कई बार ट्रेडिशनल की जगह पर। तो हमेशा जैसे अभी तेलंगाना में यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई है, वो भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उसी तरह से एक नीदरलैंड कंट्री है जिसको डच और हॉलैंड कहते थे, वो ब्लैक होल ऐप, जो असीमित गुरुत्वाकर्षण बल का क्षेत्र है, उसको लॉन्च किया है। ये नीदरलैंड ट्रेडिशनली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नीदरलैंड का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है
रोटरडम जो राइन नदी के किनारे है, वो यूरोप का ही सबसे बड़ा बंदरगाह है। उसकी राजधानी एम्स्टर्डम काफी महत्वपूर्ण है, और उसका एक बहुत प्रसिद्ध शहर है जिसका नाम है हेग, जहां अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में याद रखिएगा कि कुल 15 न्यायाधीश होते हैं, और न्यायाधीशों की जो कार्यकाल होती है वो 5 सालों की नहीं होती है, 9 सालों की होती है। और उसमें एक आध दो तथ्य और भी याद रख लीजिए, और वह है नागेंद्र सिंह इसके पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे, और अभी उसमें वर्तमान में जो न्यायाधीश है उनका नाम है दलवीर सिंह। तो ये ऐसे तथ्य हैं जिस पर आपको नजर रखने हैं, और सब आपके समाचार पत्र में आते हैं, सब आपके न्यूज चैनल पे आते हैं, लेकिन आपकी मानसिक क्षमता थोड़ी उस स्तर की नहीं होती है कि आप उन चीजों को कैच कर सके। ठीक है, जैसे करंट आप देखते हैं वैसे ही मैं भी देखता हूँ, रोज देखता हूँ, रोज समाचार पत्र देखता हूँ, रोज न्यूज चैनल देखता हूँ, ठीक है कि नहीं, और उसको इसमें डाल लेता हूँ। उसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। यदि आपकी मानसिक क्षमता बढ़ जाती है तो बस देखते रहिएगा और याद होता रहेगा, उसमें कोई बहुत ज्यादा टेंशन नहीं। अभी सुभद्रा योजना की शुरुआत उड़ीसा सरकार ने की, कल भी मैंने बताया था कि आरंभ योजना की शुरुआत जो है अभी पंजाब सरकार ने की है, ठीक है कि नहीं। इसके बाद माझी बहन योजना अभी महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया है। कल 11 लाख लखपति दीदियों के साथ सम्मेलन कर रहे थे महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री जी, ठीक है। लखपति दीदी योजना का संबंध राष्ट्रीय आजीविका मिशन से है, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा, और 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य भारत सरकार का। ये 3 करोड़ भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हाल ही में जोधपुर उच्च न्यायालय 75वीं वर्षगांठ बनाया, कल प्रधानमंत्री जी ने वहां पर जाकर भाषण दिया, ठीक है कि नहीं। तो पूछा जाएगा कि हाल ही में कौन सा उच्च न्यायालय है जहां 75वीं वर्षगांठ 75th डायमंड जुबली उसको कहते हैं मनाया गया। तो कहा, तो जोधपुर राजस्थान में। चूंकि राजस्थान का जो उच्च न्यायालय का मुख्यालय है उसकी राजधानी में नहीं है, उसके अन्य शहर में है, जैसे जोधपुर में है। जैसे यूपी में भी, यूपी में मुख्यालय उच्च न्यायालय का उसकी राजधानी लखनऊ में नहीं है, जो गोमती नदी के किनारे है और चिकन करी के लिए प्रसिद्ध है, और अवध का मुख्यालय था, और अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था, वहां नहीं है, बल्कि इलाहाबाद में है, जहां गंगा जमुना, ठीक है, इसका क्या है, संगम है। याद रखिए कि गंगा हमारी सबसे लंबी नदी है और 2525 किलोमीटर है, और बिहार में 445 किलोमीटर बहती है। सबसे लंबी उत्तर प्रदेश में बहती है, इसके बाद पश्चिम बंगाल में बहती है, और उसके बाद बिहार, और तब आपका कौन है, तब उत्तराखंड 110 किलोमीटर है। लेकिन यह भी याद है, यह आंकड़ा कब का है कि जब बिहार का विभाजन नहीं हुआ था। बिहार के विभाजन के बाद 83 किलोमीटर अब गंगा जो है साहेबगंज और राजमहल की पहाड़ियों के बीच से होते हुए पश्चिम बंगाल में झारखंड में प्रवेश करती है। झारखंड में 83 किलोमीटर गंगा बहती है। अब गंगा 5 राज्यों से होकर बहती है। तो गंगा के विषय में इन बातों, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है जो यमुनोत्री से निकलती है, और उसकी सहायक नदी चंबल है, जिस पर कोटा बसा हुआ है, और राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, ये सब जो बांध है, सुभाष सागर, ठीक है, जवाहर सागर, ये सब जो बांध है ये आपके चंबल पे है। और घड़ियाल संरक्षण योजना चंबल नदी पे चलती है। चंबल नदी रेवाइन के कारण जाना जाता है, उत्खात भूमि उसको कहते हैं, क्योंकि मिट्टी का जब अपर्दन होता है तो बड़े बड़े खड्ड बन जाते हैं। एक जमाने में चंबल डाकुओं के लिए प्रसिद्ध था, फिल्म भी बनती थी चंबल के डाकू, ठीक है कि नहीं। तो चंबल के डाकू कहाँ रहते, उन बिहरों में रहते थे, और वो बिहर क्या था, मिट्टी के अपर्दन के बाद जो खड्ड बनता था उसको हम लोग रेवाइन कहते हैं। ज्योग्राफिकल भाषा में जब ज्योग्राफी आप पढ़िएगा तो उत्खात भूमि अंग्रेजी में रेवाइन पढ़िएगा, ठीक है। तो ये सब ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जो आपको समय समय पर आपके अड़ोस पड़ोस से गुजर जाते हैं, आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ये सारी चीजें मैंने अभी आपको संज्ञान में दिया है। कुछ ट्रेडिशनल बातों को छोड़ दे तो ये सारी बातें आपके न्यूज और आपके समाचार पत्रों से होकर गुजरा है, लेकिन आपकी मानसिक क्षमता अभी कम है। जैसे जैसे मानसिक क्षमता बढ़ेगी, सारा चीज तो मानसिक क्षमता का ही है। एक 21 साल का लड़का आईएएस हो जाता है, उसकी मानसिक क्षमता उस स्तर की होती है, सीधी सी बात है। एक 21 साल का लड़का बेचारा ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाता है, उसकी मानसिक क्षमता ही उस स्तर की होती है। तो सबकी मानसिक क्षमता अलग अलग होती है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मूल में आ जाइए। मूल हमारी आरंभ होती है, हम तो सबसे पहले संविधान से आरंभ करेंगे। हम संविधान के विकास में थे, याद होगा कि हमारा पहला चैप्टर था डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के 2 भाग थे। एक तो था
कि थ्रू एक्ट डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, थ्रू एक्ट के माध्यम से, तो 1773 से लेकर 1853 तक आपने देखा। और दूसरा भाग था 1858 से 1947 तक, 1858 से 1947 तक। और ये इस कड़ी में इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि पहले भाग तो कल हम पढ़ चुके थे, आज हम लोग दूसरे भाग को पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को पढ़ेंगे, संवैधानिक सभा को, तब जाकर ये पहला चैप्टर जहां से किसी परीक्षा में 2-3 क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है। 2 तो कम से कम बेसिक अध्याय है, तो बेसिक अध्याय तो ऐसे भी कंट्रोल रहना चाहिए। आरंभ करते हैं, बात करें, चलिए। संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास 1858 से 1947, 1858 से 1947। ठीक है। सबसे पहले कल की पुनरावृत्ति, जिसको हम कहते हैं रिकैप, सीरियल में आता है रिकैप, ठीक है। तो इस सीरियल देखते होंगे, तो उसमें क्या देता है, 2-4 मिनट रिकैप देता है। तो रिकैप में कल मैंने बताया था कि संवैधानिक विकास के माध्यम से, तो सबसे पहले 1773 रेगुलेटिंग एक्ट बताया था। उसमें 2 बातें बताई थी, एक बंगाल का गवर्नर, अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा, ठीक है। और बंगाल का गवर्नर जनरल पहला कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स। और अंतिम गवर्नर कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स। फिर मेरे द्वारा इस बात की जानकारी दी गई थी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी, कब हुई, 1774 में हुई, उसकी जानकारी दी। फिर मैंने इसी कड़ी में 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट के विषय में बताया। पीट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की शुरुआत हुई। एक कंपनी का शासन, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का शासन, जिसको डायरकी कहे। इस अवधारणा को कर्टियस ने दिया था। फिर आया कंपनी के व्यापार को नियंत्रित करने के लिए 1793 का पहला चार्टर एक्ट, जिसमें 20 वर्ष का व्यापार का एक्सटेंशन दे दिया गया। फिर 20 वर्षों के बाद 1813 में उस एक्सटेंशन को समाप्त कर दिया। व्यापार एकाधिकार, ट्रेड मोनोपोली समाप्त, लेकिन चाय और चीन को छोड़कर। 1 लाख रुपया शिक्षा पर, और ईसाई धर्म प्रचारकों को अपने धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई। फिर आया 1833, कंप्लीट ट्रेड मोनोपोली, पूर्ण शब्द को याद रखना, पूर्ण व्यापार एकाधिकार प्रतिबंध 1833, व्यापार एकाधिकार प्रतिबंध 1813। यही दोनों के बीच में अंतर है। और इसी कड़ी उसमें चाय चीन सब बंद हो गए। फिर इसी कड़ी में वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक लॉ मेंबर, लीगल एडवाइजर की नियुक्ति हुई, जिसका नाम था मेकाले, जो फाउंडर ऑफ इंग्लिश पॉलिसी भी था और फाउंडर ऑफ आईपीसी भी था। ध्यान रखिए, जो आईपीसी अब चेंज कर गया, अब दंड की जगह न्याय कर दी है, ठीक है कि नहीं, भारतीय न्याय संहिता हो गया है। और 1 जुलाई 2024 से, तारीख याद रखिएगा, 1 जुलाई 2024 से नए न्याय संहिता वगैरह को हमने इम्प्लीमेंटेशन में लाया है। इसी कड़ी में, जैसा कि मैं अभी आपको बताया कि 1833 में बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है, जो रेडिकलिस्ट थे। उन्हीं के समय में भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया था, सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया था। और इसी कड़ी में सबसे पहले जो कानून बना वो बंगाल में बना 1829 में, रेगुलेशन 17। 1830 में बम्बे और मद्रास में सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाए गए। सती प्रथा का प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण एरन का अभिलेख है, जो गुप्त काल का है, जिसमें भानुगुप्त के समय में गोपराज सेनापति था, उसकी पत्नी सती हो गई। तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट। हालांकि हड़प्पा काल जो पहला काल था, उस हड़प्पा के काल में लोथल एक जगह है गुजरात में, जहां बंदरगाह भी था,
और वहां से भी युगल समाधान का जानकारी मिलता है, सती प्रथा का प्रतीकात्मक चिन्ह मिलता है। ये सब ऐतिहासिक प्रमाण है जिसके विषय में याद करके रखें। जब हड़प्पा की बात होती है तो हड़प्पा का मोहनजोदड़ो कभी नहीं भूलिए, जो सिंधु नदी के किनारे है। हड़प्पा के विषय, हड़प्पा का जो खोज करता है उसको कभी नहीं भूलिए दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो अखाल दास बनर्जी उसके खोज करता है, कभी नहीं भूलिए। इसी कड़ी में कालीबंगा राजस्थान, ये कभी नहीं भूलिए। बनावली हरियाणा, ये सब भूलना नहीं है। कौन कहाँ है? धौलावीरा, देखो कल धौलावीरा हम तुम लोग को बता रहे थे जल प्रबंधन और सूचना पट अभिलेख में, और सुबह के सत्र में जो 10 से 1 बजे तक 12 बजे तक परीक्षा बिहार पुलिस की हो रही थी, उसमें धौलावीरा पूछ रहा था कि धौलावीरा कहाँ है, ठीक है कि नहीं। तो सुबह से लेकर शाम तक ऐसे कई तथ्य मैं बोलता रहता हूँ, और जब कोई परीक्षा होती रहती है तो उसमें 2 4 5 आता रहता है, ठीक है कि नहीं। कई कल मैंने बताया, और कल मैंने भेजा भी था आप लोग के यूट्यूब को बना करके, उसमें जो क्वेश्चन मेरे पास आए, जो विद्यार्थी ने मुझे भेजा जितना क्वेश्चंस, उसके आधार पे, और एक भाग सामान्य विज्ञान का भी है जो आज भेज देंगे, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए, तो वो सब क्वेश्चन देखना चाहिए, क्योंकि अब हर परीक्षा का क्वेश्चन का स्तर लगभग एक ही है। आप खुद देखते होंगे कि इसकी मिनिमम योग्यता इंटरमीडिएट, लेकिन ग्रेजुएशन के छात्र भी बैठते हैं, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए क्वेश्चन का स्तर मोर और लेस हर परीक्षा का क्या हो गया है, एक हो गया है। कई बार तो बिहार पुलिस का क्वेश्चन का स्तर बहुत ऊंचा हो जाता है। पर पिछले बार 2010, 12, 14 में जब परीक्षा होती थी तो उस समय बिहार पुलिस के क्वेश्चन का स्तर बीपीएससी से कम नहीं होता था। अब तो खैर सामान्य रूप में होता है। काफी हल्ला मचा कि भाई टीचर का परीक्षा ले रहे हैं, सिविल सेवा की परीक्षा ले रहे हैं, कि सिपाही की परीक्षा ले। सिपाही को सिपाही की तरह ही पूछे, फिर भी अभी स्तर ऊंचा है। फिर भी अभी देखा जाए तो उसका स्तर क्या है, थोड़ा सा ऊंचा है सिपाही के लेवल पे। जितना तनख्वाह आप देते हैं और जो स्तर निर्धारित करते हैं उसके आलोक में। लेकिन खैर मूल बिंदु पे आ जाइए। कंपटीशन है, कंपटीशन में हमेशा कहते हैं कि दूसरे का परफॉर्मेंस बहुत मायने करता है। आप 90 बनाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल नीरज चोपड़ा के विषय में बता रहे थे, ठीक है कि नहीं। दूसरा कितना बनाया ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप कितना बनाए ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसी कड़ी में हमने आपको जानकारी दी 1853 बताया क्या था, ओपन कंपटीशन की शुरुआत, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से इस एक्ट की मैंने रिकैप आपके समक्ष रखा। इसी क्रम में हम आज 1858 से 1947 तक की संपूर्ण परिचर्चा आपके समक्ष में करूंगा, ठीक है कि नहीं। पूरे सामान्य अध्ययन यदि मैं 6 बजे से शुरू करूं और सिर्फ आप सुने तो रात के 9 बजे तक 12, 13, 14 घंटे लगते हैं। और पहले मैं करता भी था, कोई बहुत बड़ी परीक्षा होती थी, एक बार CDPO की परीक्षा हुई थी। क्या मत करो यार, हमको छींकने से एलर्जी है, समझा करो, ठीक है। तो मैं सुबह 6 बजे शुरू किया, कक्षा भरी हुई थी। पहले ऑफलाइन का जमाना रहता था तो भरी रहती थी, तो और रात शाम होते होते 7-8 बजते बजते 50-60 लड़के रह गए। वही लड़का पास भी किया, उसी में से 1-2-5 नहीं किया, नहीं तो वही सब पास भी किया। और अंतिम रूप से तो 7-8 लोग लड़कियां पास की, क्योंकि गस्टेड ऑफिसर की परीक्षा होती है, सबको कामयाबी नहीं मिलती है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। जो पढ़ेगा तीनों स्तर पे, पीटी, मेंस, इंटरव्यू, जो पढ़ेगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन के सिद्धांत को हमेशा ध्यान रखिए। जो मजबूत है वो जिंदा रहेगा, जो कमजोर है बाहर का रास्ता देखेगा। कंपटीशन कोई मैट्रिक का परीक्षा नहीं हो रहा है कि फर्स्ट डिवीजन नहीं तो सेकेंड डिवीजन। कंपटीशन में हमेशा कुछ ही लड़के पास करते हैं, और जो सबसे अधिक मेहनत और प्रतिबद्धता दिखाते हैं परिणाम उसी को आता है। इस प्रोफेशनल मन से मैं कह रहा हूं कि जो पढ़ेगा वो पास करेगा। विगत 23-24 साल का तो अनुभव यही है, ठीक है कि नहीं। हाँ ठीक है, कभी कभी एक बार में नहीं हुआ, 2 बार में नहीं हुआ। अभी एक लड़का सामने आया था 2-3 दिन पहले, मेराज, ठीक है, दरोगा में पहली बार दौड़ा फाइनल तो पैर उखड़ गया, दूसरी बार टांग टूट गया, ठीक है, लेकिन हार नहीं माना और इस बार पास किया, ठीक है कि नहीं। तो होता है ऐसा कई बार कि पीटी मेंस कर जाता है। मेरा काम तो पीटी मेंस का है, लास्ट है फिजिकल। किसी का कभी नहीं दौड़ा होगा, आई दौड़ेगा तो इसका क्या हो जाएगा, दूसरे दिन ना इसका टांग उठेगा ना हाथ उठेगा, हो सकता है अपने भी नहीं उठे। नहीं, कभी क्रिकेट नहीं, बहुत दिन हो गया होगा क्रिकेट खेले हुए, और यदि इसी छुट्टी उट्टी में क्रिकेट खेल लो तो दूसरे दिन ही उठेगा ही नहीं तुम्हारा, तो ऐसा भी होता है। तो बड़ा अच्छे ढंग से फिजिकल ट्रेनिंग की जाती है,
ऐसा नहीं कि आज ही टॉप कर जाना है, पहले जॉगिंग वॉगिंग करते रहो। साइकिल वाइकिल चलाने से थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज होता रहता है। युवाओं को साइकिल जरूर चलाना चाहिए, अब पैदल जरूर घूमना चाहिए, जॉगिंग वॉगिंग जरूर करना चाहिए। तुम लोग को भी कह रहे हैं, ठीक है कि नहीं? ऐसा नहीं कि ये लड़कों के लिए, सबके लिए है। शारीरिक रूप से तो सब मजबूत रहना चाहिए। मूल बिंदु पे भी आ जाओ, ठीक है कि नहीं? ओके, तो शुरू करें। पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया। भारत सरकार अधिनियम 1858, फर्स्ट टाइम लिख देंगे। भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858। तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछेगा कि भारत सरकार अधिनियम सबसे पहले कब आया? 1858। अब इसके कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान? नाम से ही स्पष्ट है, भारत सरकार अधिनियम मतलब कंपनी के शासन का अंत हो गया। क्यों? तो 1857 का विद्रोह हो गया, 1857 का विद्रोह हो गया, ठीक है कि नहीं? उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे केनिंग और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पामस्टॉन। इसी कड़ी में यह याद रखना है आपको कि पहला कंपनी के शासन का अंत, कंपनी के शासन अंत। क्लियर? लिख लो, चेहरा तो देखोगे लेकिन पहले लिख लो। कंपनी के शासन का अंत हो गया। दूसरा है कि गवर्नर जनरल के पद का भी अंत हो गया, ठीक है? जीजी के, गवर्नर जनरल मतलब जीजी, जीजी मतलब जीजा जी नहीं, गवर्नर जनरल। हाँ, ऐसा नहीं कि आजकल जीजी भी, जीजा जी को जीजी ही कहते हैं हम लोग। तो जीजी मतलब गवर्नर जनरल के पद का भी अंत कर दिया गया और उसकी जगह क्या कर दिया गया? वायसराय। वायसराय का सृजन, वायसराय का सृजन मतलब क्रिएट। दिस एक्ट क्रिएट ए ऑफिस ऑफ वायसराय, ठीक है? क्रिएट, उसको शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं? सृजन कहते हैं। हिंदी भी लिखो, अंग्रेजी भी लिखो। कहते ना, वो जो फोटो है देखो, आईएएस की थी, दी थी, जब आईएएस की थी हमको दी थी। इंग्लिश में एमए थी और हिंदी भाषा साहित्य और हिस्ट्री से आईएएस की परीक्षा पास की थी, ठीक है कि नहीं? हिंदी भाषा साहित्य, और भी मेरे ही प्रभाव में। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो जिसको अंग्रेजी ठीक आएगी ना, उसको हिंदी भी ठीक आएगी, और जिसको हिंदी ठीक आएगी ना, ठीक, उसको अंग्रेजी भी ठीक आएगी, ठीक है कि नहीं? हमारी माता जी हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों भाषा की टीचर थी। संस्कृत अलग भाषा है। अच्छा, विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? अभी तुम्हारे बगल से गुजर गया, 19 अगस्त को। कॉपी के ऊपर में लिख लो। विश्व, देखो बातचीत होती रहती है तो कुछ कुछ निकलता रहता है। विश्व संस्कृत दिवस 19 अगस्त को। और संस्कृत किस राज्य का द्वितीय राजभाषा है? कल भी बताए थे, उत्तराखंड का, याद रखना, ठीक है? चलिए, तो वायसराय का पद का सृजन हुआ। सृजन मतलब समझ गए? क्रिएट, ठीक है? अब पहला वायसराय, अंतिम गवर्नर जनरल भारत का कौन था? लॉर्ड कैनिंग। वेरी गुड। तो नोट में क्या लिख देंगे? नोट, लाल कलम से नोट लिख दो। भारत का अंतिम जीजी और पहला फर्स्ट वायसराय
वायसराय लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। यहां तक कोई दिक्कत? याद करना है। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, जो कॉन्सेप्ट है वो तो कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो तथ्य है उसको तो जब तक रोज नहीं देखिएगा तब तक तो गायब होता जाए। और ऐसे भी 7-8 बार कहते भी हैं कि एक बार यदि याद रह जाए 1-2 सालों तक तो आईएएस बनने की क्षमता है। 2-3 बार कोई लड़का पूछता है कि सर हम में क्या क्वालिटी है, तो कोई हम ज्योतिषाचार्य या घोड़ी बाबा तो है नहीं, तो हम कहते हैं कक्षा में चलो, हम जज कर लेंगे, ठीक है। और इसी कड़ी में मैं कहता भी हूं कि एक बार यदि कोई चीज पढ़ते हो, समझ जाते हो और 1-2 सालों तक याद रहता है तो आईएएस बनने की क्षमता है। 2 से 3 बार में यदि याद रहता है तो पीसीएस ऑफिसर, बीपीएससी कंप्लीट करने की क्षमता है। 3 से 5 बार में यदि है तो एसएससी करने की क्षमता है। 5 से 7-8 बार करने की है तो रेलवे का गुड्स गार्ड और एएसएम की क्षमता है। 8 से 10 बार की में याद होता है तो ग्रुप डी, वो जो पैटमैन स्टैटमैन होता है उसकी क्षमता है। अब 10 बार में भी याद नहीं होता है तो फिलहाल तुम नालायक हो, ठीक है, तैयारी जारी रखो। अब समझ में आ गया होगा। अब तुम खुद जज कर लो कि तुम कहां पे हो, तुमको कितनी बार में याद होता है, ठीक है। तो सर हमको तो 12 बार में याद होता था, तो दिए कि 10 बार के बाद वाला क्या है, लेकिन तैयारी जारी रखो। मस्तिष्क का जितना उपयोग करोगे वो धीरे धीरे क्या होता है, विकसित हो जाता है। जो इंटेलिजेंसिया कंट्रोलिंग सेंटर कौन है? सेरेब्रल हेमिस्फीयर। उसका जितना तुम उपयोग करोगे उतना उसका विकास होता है, ठीक है कि नहीं। अभी तक तुमने यूज नहीं किया है, यूज करोगे तो धीरे धीरे डेवलप होता जाएगा, ओके। इसलिए घबराने की बात नहीं है। एक बार वाला यदि है किसी में भी इसमें तो फिर कोई दूसरी सेवा की तैयारी मत करो, सीधे यूपीएससी आईएएस। लेकिन एक बार वाला नहीं है, 2-3 बार वाला, देखो 2-3 बार वाला एक बार हो सकता है, करत करत अभ्यास से, पढ़ते पढ़ते, समझते समझते। लेकिन 10 बार वाला जो सोचेगा कि अचानक से हम 1 पे पहुंच जाए, संभव है, ठीक है कि नहीं। तो एकदम बिल्कुल रियलिस्टिक ये है। और तब अपना डायमेंशन तय करो कि हम कहां तक जा सकते हैं, ठीक है। मूल बिंदु और शुद्ध शुद्ध लिखना आना चाहिए, विषय वस्तु की समझ हो रही है कि नहीं। कोई चीज पढ़ते हो तो उसकी समझ होती है कि नहीं होती है, इस चीज को ध्यान में रखिए, ठीक है कि नहीं। और इस तरह से, और रिवीजन मैंने कहा है कि क्लास रिवीजन और रोज मॉक टेस्ट 25-50-100 क्वेश्चन रोज बनाने का प्रयास करो। देखो 2-3 महीना के बाद ही तुमको लगेगा कि हम अब कंपटीशन के बहुत करीब आ गए। अभी 2-4 दिन किए हो तब तो लगता है कि बहुत सारा सब्जेक्ट में कि नहीं अब समझ हमारी विकसित हो रही है, अभी जबकि शुरू भी नहीं हुआ है ठीक से, ठीक है कि नहीं। तो धीरे धीरे 2-4 महीना में कहां तक पहुंच जाओगे उसमें। हाँ, लेकिन 4 महीना में पढ़ लिए अब फिर तुम शुरू से ही सोच रहे हो, 4 महीना पढ़ लिए तो उसको फिर कंट्रोल करोगे ना। मान लिया 4 सब्जेक्ट पढ़ लिए तो फिर उसको कंट्रोल भी तो करना है, ठीक है कि नहीं। अभी चूंकि वैकेंसी आने वाली है तो इसीलिए मैंने फैसला किया कि आप लोगों को भी समय से पहले बहुत सारी चीज हो जानी चाहिए, जिससे कि कठिनाई नहीं हो परीक्षा में। और ऐसा अवसर मिलता नहीं है हमेशा, ठीक है। राज्य सरकार तो 5 साल 7 साल पे अवसर देती है और बहुत मुश्किल से यह अवसर अभी 25-50 हजार का आने वाला है। तो इसके लिए पहले से समान अध्ययन, और बिहार की परीक्षा में समान अध्ययन की प्रमुख भूमिका होती है, इसके बाद ही मैथ और रीजनिंग की भूमिका होती है। लेकिन फिर सेंट्रल की परीक्षा में सबका अनुपात क्या होता है, समान होता है। उस बात को आप पहला दिन मैंने सारी चीजें एक एक करके तोड़ तोड़ के बताया था। अब आइए तीसरा,
एक भारत सचिव के पद को भी सृजित किया गया। लिखेंगे, भारत सचिव के पद को सृजित किया गया। भारत सचिव के पद को सृजित किया गया। माने ऑफिस, इसका भारत सचिव का मतलब सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ऑफिस क्रिएटेड। भारत सचिव के पद का सृजन किस एक्ट से? इसी एक्ट से। अब तीसरा, देसी रियासतों को प्रिंसली स्टेट उसको कहते हैं। देसी रियासतों को समानता का अधिकार दिया गया। देसी रियासतों को समानता का अधिकार दिया गया। देसी रियासतों को समानता का अधिकार दिया गया। किसका अधिकार दिया गया? कल भी जोधपुर में 75वां डायमंड जुबली जोधपुर उच्च न्यायालय का, राजस्थान उच्च न्यायालय का हो रहा था। हाई कोर्ट है यहां। वहां पे प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे और सरदार पटेल जो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे और भारत का बिस्मार्क इनको कहा जाता है। जैसे बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था, उसी तरह से भारत का एकीकरण का श्रेय किसको है? सरदार पटेल को है। इनका एक सत्याग्रह बड़ा इंपॉर्टेंट था, किसान सत्याग्रह 1928 में, बारदोली सत्याग्रह। यह इसीलिए इंपॉर्टेंट है, बारदोली सत्याग्रह किसान सत्याग्रह था। यह इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि यहां की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। इसलिए परीक्षा में पूछा भी जाता है कि कहां पर पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी, और वहां की महिलाओं ने दिया था। तो नाम है बारदोली, गुजरात। और यह किसान आंदोलन हुआ था 1928 में। याद रखिएगा कि सरदार पटेल कराची कांग्रेस का अधिवेशन 1931 में अध्यक्ष रहे थे, और जहां मूल अधिकार संबंधी प्रस्ताव भी पारित हुआ था। खैर अभी हम सरदार पटेल पे नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने जो इनके विषय में कहा, वो क्या कहा? कहा कि 500 देसी रियासतों का उन्होंने एकीकरण किया था। किन्होंने? सरदार पटेल ने। उसमें कश्मीर भी था, उसमें जूनागढ़ भी था, उसमें हैदराबाद भी था। ठीक है कि नहीं? तीनों की समस्या अलग अलग थी। कश्मीर की समस्या थी कि शासक था हिंदू और प्रजा थी मुसलमान, लेकिन अंत में एक लोकतांत्रिक तरीका चुना गया, और लोकतांत्रिक तरीके के आधार पे ही हरि सिंह ने विधिवत कानूनी संवैधानिक तरीके से जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया गया। और वो तब हुआ जब कबायली हमला हो गया। पाकिस्तान ने कबायली हमला कर दिया। तब पाकिस्तान की सेना ही थी, लेकिन कबायली भेष में थी। तब जाके हरि सिंह भारत सरकार के पास आए, और जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि नहीं, भारतीय सेना ऐसे नहीं जाएगी जब तक कि आपका भारत में विलय नहीं होगा। उसी प्रक्रिया में 4-5 दिन लग गए, तो कुछ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो कहते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर, उतने क्षेत्रों पे पाकिस्तान ने अधिग्रहण कर लिया, कब्जा कर लिया। फिर मामला संयुक्त राष्ट्र पे गया, युद्ध विराम हुआ, लेकिन जो क्षेत्र उसके पास रह गया वो आज तक उसी के पास है। मूल बिंदु पे आ जाइए। यहाँ पे कोई डायलॉग देने की जरूरत नहीं है कि सर ये भी काम मोदी साहब कर देंगे, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए। वहां उसमें कई तरह के कानूनी पेज, ठीक है। इसी कड़ी में फिलहाल तो आपको यह याद रखना है कि हमने अभी जो सरदार पटेल की बातें बताई, उसी प्रिंसली स्टेट 550 से अधिक का अधिग्रहण किसने किया? सरदार पटेल ने किया। पहली बार उसको समानता का अधिकार
1858 के भारत सरकार अधिनियम में दिया गया। यही 3 बात आप याद करके रख लें। और पहले भारत सचिव थे वुड। पहले भारत सचिव कौन थे? वुड। उनका एक 15 सदस्यीय कमेटी भी थी जो भारत के शासन में सहायता देता, और सीधे वो रिपोर्ट करता है किसको? ब्रिटिश संसद को। वो भारत सरकार को रिपोर्ट नहीं करता भारत सचिव, वो सीधे ब्रिटिश संसद को रिपोर्ट करता। लेकिन इतनी बातें अभी आपको नहीं जाननी। आपको जितनी बात मैंने कही है उतनी बात आप याद करके रख लें तो बड़ी कृपा होगी, ठीक है कि नहीं। और इसी कड़ी में ध्यान रखिएगा कि ये जो घोषणा है, इस घोषणा को महारानी की घोषणा कहते हैं। और ये महारानी की घोषणा नवंबर 1858 में लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में किया था। 1 नवंबर 1858। तो नोट में लिखिए, इस एक्ट की घोषणा को महारानी की घोषणा के नाम से जानते हैं। महारानी की घोषणा के नाम से जानते हैं। महारानी की घोषणा के नाम से जानते हैं। यह घोषणा इलाहाबाद में, यह घोषणा इलाहाबाद में, यह घोषणा इलाहाबाद में, यह घोषणा इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर, सादा कागज पे लिखा करो दृष्टि, तुम लोग सब आदमी जैसे ही लिखती है सादा कागज पे, ठीक है। लेखनी हमेशा सादा कागज पे रहनी चाहिए। कहां थे हम लोग? 1 नवंबर 1858 को कैनिंग ने इलाहाबाद में की। ठीक है, की। कितने तथ्य हो गए? पहला है महारानी की घोषणा। महारानी की घोषणा किस एक्ट से संबंधित है? 1858 के एक्ट से। दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया कि महारानी की घोषणा किसने किया? लॉर्ड कैनिंग ने किया। लॉर्ड कैनिंग कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय थे। लॉर्ड कैनिंग ने यह घोषणा कहां किया? तो आज ना परीक्षा में कलकत्ता मारिएगा, हमको पता है, क्योंकि आपको लगेगा कि जहां राजधानी होगा मारेगा तो वहीं, ठीक है कि नहीं। फिर मैं चेता दे रहा हूं, इलाहाबाद को घेर लेना। और में गलती नहीं होगी, लेकिन इलाहाबाद में गलती कर सकते हो, इसलिए जब भी पढ़ोगे इलाहाबाद पहले पढ़ लोगे। घोषणा कहां हुई? घोषणा कहां हुई? कितने तारीख को हुई? 1 नवंबर 1858, ठीक है कि नहीं। सेना का मुख्यालय भी था इलाहाबाद, लेकिन बाद में जो है उसको शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि 1857 का जब विद्रोह हुआ तो देखा गया कि अवध के सिपाही की संख्या बहुत अधिक थी। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा प्रतिरोध किया और बिहार। तो ध्यान रखिए कि आज भी भारतीय सेना में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की संख्या कम है। एक तो ज्योग्राफिकल कारणों से जो भारतीय सेना का डिमांड होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, उसमें हम लोग देखते हो ये सब कितना पतला पतला सब है। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड जो भौगोलिक स्थित दुर्गम क्षेत्र सब है, उस वहां का जो युवा सब होता है या वहां की महिलाएं सब भी, सब देखो कितनी दुर्बल सब, फूंक देंगे तो उड़ जाएगी ये सब। वहां की महिलाएं सब भी क्या होती है? लंबी चौड़ी सब होती है। पुरुष सब भी क्या होता है? लंबा चौड़ा। जो भारतीय सेना का जो मापदंड है उसके अकॉर्डिंग टू मिल जाता है। हमारे यहाँ बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे खैर आ जाइए, जैसा कि मैंने अभी आपको संज्ञान में दिया और आपको याद करवा दे कि 1857 के बाद भारतीय सैनिकों की संख्या कम की गई, यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई, और उस आयोग का नाम था पील आयोग। तो कभी पूछ दे कि पील आयोग का संबंध किससे है, तो सेना के पुनर्गठन से है। और ये सेना का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिलिट्री
सेना का पुनर्गठन। और ये जो सेना का पुनर्गठन है, ये किस विद्रोह के बाद किया गया था? 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद किया गया। पिल कमीशन। पिल कमीशन का संबंध किससे है? सेना के पुनर्गठन से। पिल कमीशन का संबंध किससे है? सेना के पुनर्गठन से है। ध्यान रखिए, कल ही कहे हैं कि आप लोग को वीडियो भी भेज देते हैं रात होते होते, उसको देख लीजिए 2 बार, ठीक है। यदि कल नहीं देख पाए, आज देखिए, कल वाला आज देखिए, फिर उसको अपने स्तर से भी नोट कर लीजिए कॉपी में, तब जाके तैयारी का अंतिम रूप होगा। एक बार में तो याद होगा नहीं। एक बार यदि याद हो जाता तो फिर ये बैच IAS का हो जाता। अभी सब बात समझाए हैं हम, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आइए। इसके बाद है भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ठीक है। यह भारत सरकार अधिनियम नहीं है, यह इंडियन काउंसिल एक्ट। कौन? 1861। तो सबसे पहले भारत परिषद अधिनियम कब आया? भारत सरकार अधिनियम आया 1858 में। अब भारत परिषद अधिनियम कब आया? चार्टर एक्ट कब आया? सबसे पहला 1793 में। कितना चार्टर एक्ट आया? कितना चार्टर एक्ट आया? याद करके रखिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें क्या हुआ सो सुनिए। इसमें हमारी जो ये विधान परिषद है उसकी स्थापना हुई पहली बार। अब जो हमारी संस्था थी, राजनीतिक संस्था, वो बनी, उसके पहले नहीं बना था। तो यहां से शुरू होता है पहला विधायी परिषद या विधान परिषद। विधायी परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधायी परिषद की स्थापना। विधायी परिषद की स्थापना हुई, ठीक है। दिस एक्ट इज द फाउंडर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसका संबंध किससे है? लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधायी परिषद के स्थापना से। हिंदी में विधायी परिषद, अंग्रेजी में लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। अब सुन, इसके अलावा एक सिस्टम शुरू हुआ यहां, उसका नाम था पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम। स्टार्ट को हिंदी में कहते हैं हम लोग समविभागीय प्रणाली। समविभागीय प्रणाली, ये क्या होता है सो सुनो। समविभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई समविभागीय प्रणाली का मतलब होता है कि अभी भी होता है, सरकार बनती है। आप है मंगल पांडे, ये कौन मंत्री है? स्वास्थ्य मंत्री है, कृषि मंत्री है, समझ गए ना। ये है नीतीश कुमार जी, ये गृह मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी है। बात समझ में आ गई। ये है सम्राट चौधरी साहब। मतलब हर का मंत्रालय क्या है? फिक्स है। हर का मंत्रालय फिक्स है। कल की परीक्षा में पूछा था कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, ठीक है कि नहीं। तो कौन है बताते भी रहते हैं, ठीक है। कि मंत्री पर नजर, जो चर्चित मंत्री है उस पर नजर रखो, महिला मंत्री पे नजर रखो। जैसे केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री हैं JP नड्डा और राज्य में है मंगल पांडे। कंसस रहो थोड़ा, और सब दिन पेपर में आता है। अपने आप बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हम तो पढ़ाते ही, हम तो बताते ही हैं, लेकिन अपना इंटरेस्ट रखो इसमें, ठीक है कि नहीं। तो मैंने अभी बताया, यही है समविभागीय प्रणाली। मतलब हर का पोर्टफोलियो क्या, हर का पोलियो अलग अलग होता है। ये है कृषि, ये है स्वास्थ्य, ये है शिक्षा, ये है राजस्व। तो ये आपका क्या है? इसी को कहते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। और ये सिस्टम पहली बार शुरुआत किस एक्ट से हुआ?
किस एक्ट से हुआ? भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट क्या? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसको याद करके रख लीजिए, खत्म। ठीक है कि नहीं? नेक्स्ट, अब आइए, नेक्स्ट है भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम माने इंडियन काउंसिल एक्ट, भारत परिषद अधिनियम अधिनियम 1892। एटीन नाइनटी टू याद रखिएगा। क्या हुआ इसमें? इसमें एक ही बात याद रखना है, बजट। बजट पर हम अब बहस कर सकते थे। हम कौन? भारतीय। और याद रखिएगा कि बजट की शुरुआत 1858 के बाद हुई। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आई तो बजट की शुरुआत हुई। विल्सन के द्वारा बजट को प्रस्तुत किया गया। इनकम टैक्स की भी शुरुआत विल्सन ने ही किया। और याद रखिएगा कि विश्व में बजट की शुरुआत ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल, उनके द्वारा किया गया था। बजट बुजेट से निकला है, जो एक फ्रेंच वर्ड है जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। यह भी याद रखिएगा कि स्वतंत्रता के बाद जो संविधान बना उसके अनुसार बजट का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 112 में और राज्य के बजट का उल्लेख 202 में। केंद्र के बजट का उल्लेख 112 में है और राज्य के बजट का उल्लेख 202 में। यह भी याद रखिएगा कि बजट में एक होता है धन विधेयक, और वो धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 110 में है। ये सब जब इकोनॉमिक्स पढ़िएगा, कॉन्स्टिट्यूशन का आगे हम लोग देखेंगे तो तब देखेंगे। अभी तो हम लोग शुरू किए हैं। और 1892 में बजट पे बहस करने का अधिकार भारतीयों को दिया गया। तो इसको याद रखिए, विशेष घर पे जाकर वीडियो को देख करके अपने से विविधा जो बताएं अभी 110, 112, 202 नहीं, विल्सन, इनकम टैक्स, बुजेट, फ्रेंच वर्ड, चमड़े का थैला, रॉबर्ट वालपोल, प्रथम प्रधानमंत्री, ये सबको क्या कीजिए, नोट कीजिए जाकर के। हर चीजें लिखाने लगेंगे तो पता चलेगा कि मूल धारा जो है वो पीछे छूट जाएगी। और वो धारा तो हर तरह की धारा को लेकर चलना होता है, समझ ही रहे हो। तो लगातार 1.5 घंटे तक तुम लोग लिखते ही रहते हो, समझ समझ के लिखते रहते हो। किसी भी क्षण जो है सो बैठे रहते हो, अभी बैठे हुए नहीं हो, अभी सुन रहे हो, दिमाग को एक्टिवेट किए हुए हो कि कितनी बात बताए हैं उसमें कितना हम एब्जॉर्ब करके रख ले। कोई 2 रखा, कोई 1 रखा, कोई कुछ भी नहीं रखा, लेकिन एक तो रखना ही पड़ेगा। और वह है कि बजट पर बहस करने का अधिकार दिए गए। तो लिखिए, बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, किसको दिया गया? भारतीयों को। किसको दिया गया? भारतीयों को दिया गया। बहस करने का अधिकार दिया गया बजट पर। ठीक है, याद रखिएगा। और आजादी के बाद बजट का उल्लेख जो है वो आर्टिकल 112 और 202 में राज्य बजट का उल्लेख है और यहाँ केंद्र बजट का उल्लेख, और 110 में धन विधेयक का उल्लेख है। ये आर्टिकल सब ऐसा है कि एकदम रट के रखना है हमें। ठीक है, तो अभी तो सामान्य रूप से फेंके हैं, जब इसको समझा के बताएंगे तब ज्यादा क्लियर रहेगा। अभी तो हमको इसको लेके चलना है, आगे बढ़े। 1892 आपका कंप्लीट हो गया।
1892 में बजट पे बहस का अधिकार किस एक्ट में दिया गया और विधायी परिषद का गठन किस एक्ट में हुआ? 1861 में। और कंपनी के शासन का अंत की घोषणा किस एक्ट के माध्यम से की गई? 1858। भारत सचिव पद का सृजन किस एक्ट में हुआ? 1858। वायसराय पद का सृजन किस एक्ट में हुआ? 1858। रट लिए तो बहुत अच्छा, समझ तो गए ही। अब थोड़ा सा याद करके रखना है, दिमाग को चलाते रहना है। अभी बता दिए हैं, 1 बार, 3 बार, 5 बार, 8 बार और 10 बार। उसके बाद वाला भी हमने बता दिया है क्लासिफिकेशन करके। अब आप बता दीजिए, आप अपने लिए सोच लीजिए कि हमको कितना बार में याद हो जाता है। बच्ची, तुमको कितना बार में याद हो जाता है? तुमसे पूछ रहे हैं। 3 बार में। तो ऑफिसर लाइक है ये, ठीक है कि नहीं? अब अपना अपना जज कर लो, ठीक है? अभी नहीं कि तुम कहना कि सर हमको 1 बार में याद हो जाता है, ठीक है? हमको ठगना नहीं है। मनुष्य स्वयं को ठगता है, मास्टर को क्या ठगिएगा, पिताजी को क्या ठगिएगा? अपना आत्ममूल्यांकन, जिसको कहते हैं कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्टेशन, अंग्रेजी में एक वर्ड है सेल्फ इंट्रोस्पेक्टेशन, वो बड़ी ईमानदारी से कीजिए, ठीक है कि नहीं? और बहुत कमजोर लड़का भी बहुत ऊंचे तक चला जाता है मेहनत से। 7 साल, 6 साल, 8 साल पढ़ता है। हमारे पास तो एक से एक उदाहरण है। चाय बेचता था, 10-10 साल इंटर छोड़ दिया, ग्रेजुएशन छोड़ दिया 5 साल, और फिर बीपीएससी भी पास कर आया। ऐसे ही बैठने, परिवार से जुड़ा हुआ था। 33 साल की अवस्था में आता है, 38 साल में बीपीएससी कंप्लीट कर जाता है। 33 साल में आवारा की तरह घूम रहा था, किसी कंपनी का झोला ढो रहा था। ऐसे कई लड़के, ठीक है कि नहीं? आप लोग क्या है, आप लोग तो अभी 17, 16, 18, 19 कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। ये तो बहुत छोटी परीक्षा है। इस परीक्षा का तो कहते ही है कि एक बार पाठ्यक्रम कर लो, अभ्यास कर लो, खत्म, और टाइम मैनेजमेंट कर लो। ये परीक्षा तो पास करना सबसे आसान है, ठीक है कि नहीं? 7-8 महीने जो बताई जाती है उसको कंट्रोल करना है, और वो तो नियमित रूप से करते रहोगे तो अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। चलिए, इसके बाद है भारत परिषद अधिनियम 1909। इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, ठीक है? पूछता है कि मार्ले मिंटो सुधार किस एक्ट को कहा जाता है? बताओ। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को। इसमें मार्ले थे भारत सचिव, अब मिंटो थे वायसराय। इसमें मार्ले क्या थे? भारत सचिव। इसमें मिंटो क्या थे? वायसराय। ठीक है, कभी कभी पूछ देगा तो आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, वायसराय और भारत सचिव। एक ही बात याद रखना है इसमें और भूलना नहीं है। और अभी तक का सुबह से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यदि पहला फैक्ट पूछेगा तो यही पूछेगा, और वह है मुसलमानों को मोबाइल बंद कर लीजिए यार। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र, जिसको हम लोग कहते हैं सेपरेट इलेक्ट्रोड, दिए गए हैं। पूछेगा कि सेपरेट इलेक्ट्रोड किसे दिया गया? मुसलमानों, जिसको हम लोग कहते हैं कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, जिसको क्या कहते हैं?
कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। यदि आपसे यह भी पूछ दे कि किस एक्ट में कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, रिप्रेजेंटेशन दिया गया, तो किस एक्ट में दिया गया, किस एक्ट में दिया गया? 1909 के भारत परिषद अधिनियम में। किसको दिया गया, किसको दिया गया, किसको दिया गया, किसको दिया गया? मुसलमानों को दिया गया। किसको दिया गया? मुसलमानों को दिया गया। इसको याद करके रखिए, ये आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद आइए, हो गया खत्म, लिख लिए ना, लिख लीजिए, हट जाएं, हो गया, आगे बढ़े। अब आ जाइए, इसको भूलिएगा नहीं। और यह इसकी पृष्ठभूमि है कि एक पार्टी थी मुस्लिम लीग, नाम सुना होगा। और मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में 1906 में। कहां हुई थी? ढाका में। ठीक है, मुस्लिम लीग। और इसी के कारण भारत का विभाजन भी हुआ था। जिन्ना साहब जब इसका नेतृत्व किए ढाका में, और इसका फाउंडर थे सलीमुल्लाह खां, सलीमुल्लाह और आगा, ये दोनों नवाब थे, याद रखिएगा, सलीमुल्लाह और आगा। लेकिन यदि पूछ दे फाउंडर कौन थे, तो सलीमुल्लाह थे, ये फाउंडर थे, और ये प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष। पृष्ठभूमि यही है कि इन लोगों ने मांग की थी, इस पार्टी ने मांग की थी कि मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो इसीलिए 1909 का एक्ट लाया गया, और 1909 के एक्ट में मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व दिया गया, जिसको हम कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। हिंदी में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, हिंदी में क्या कहते हैं? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। पूछता भी है कि कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले किस एक्ट में दिया गया? तो किस एक्ट में दिया गया? 1909 के एक्ट में दिया गया। यह भी पूछता है कि 1909 के एक्ट में कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले किसे दिया गया? सिख को, यूरोपियंस को, मुसलमानों को, कि हिंदुओं को? कॉन्सेप्ट क्लियर? कैसा भी क्वेश्चन रहेगा बना लोगे, नहीं ध्यान रखोगे कॉन्सेप्ट के साथ तो फंस जाओगे। ठीक है, तो यह याद रखिएगा। यहां से बढ़े आगे, क्लियर? अब आइए 1919 भारत सरकार अधिनियम। अब आता है भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम, अब कौन सा अधिनियम आता है? भारत सरकार अधिनियम आता है। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम इसके पहले कब आया था? इसके पहले कब आया था? अभी बताए थे ना, 1858। जस्ट तो पढ़े थे। कब आया था? कब आया था? एक दूसरी बार आया। और इसका नाम था, इसका दूसरा नाम भी था, और इसका दूसरा नाम था क्या? हाँ, वेरी गुड, मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड सुधार। ये था भारत सचिव। ये क्या थे? भारत सचिव। और ये क्या थे? वायसराय। लिख लीजिए।
भारत सचिव, भारत सचिव, और भारत सचिव और वायसराय। ठीक है, भारत सचिव और वायसराय। आगे बढ़े। अब इसमें क्या क्या हुआ, इसमें हुआ सबसे इंपॉर्टेंट लिख देंगे। पहली बार भारत में प्रांतों में हायरार्की सिस्टम, भारत में प्रांतों में हायरार्की सिस्टम, द्वैत शासन, कल लिखाए थे ना जी, द्वैत शासन की शुरुआत हुई। द्वैत शासन की शुरुआत हुई, प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत पहली बार हुई। ठीक है, दोहरी शासन, एक गवर्नर और दूसरा मिनिस्टर। अब कंसेप्ट चेंज कर गया यहां द्वैत शासन का, अब गवर्नर आ गए और मिनिस्टर आ गए। तो जो गैर महत्वपूर्ण विषय था वो मिनिस्टर के पास था। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर माने एजुकेशन, नगर विकास मिनिस्टर के पास था। पैसा, फाइनेंस, लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर के पास था। पैसे नहीं देगा तो काम क्या होगा, मिनिस्टर ऐसे ही रह जाएंगे। तो हायरार्की सिस्टम नाम का रखा गया कि हम भारत में पहली बार उत्तरदायी रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दे रहे हैं। सरकार का ऐसा कहना था कि तुम काले लोगों का विकास हमारे ऊपर है। एक कॉन्सेप्ट ये भी है, व्हाइट बर्डन कॉन्सेप्ट, रुडयार्ड किपलिंग ने इस अवधारणा को दिया था। और रुडयार्ड किपलिंग की एक किताब भी बड़ी चर्चित किताब है जिसका नाम है जंगल बुक। आप लोग कार्टून शो भी देखे होंगे, जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहनकर फूल खिला है, मतलब जो भी था। ठीक है, जंगल बुक किताब परीक्षा में पूछा जाता है। किताब एंशिएंट का, मिडाइवल का तब पूछा ही जाता है कि मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा, नहीं बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी लिखा संस्कृत में, किताबुल हिंद लिखा अलबरूनी ने, इबन बतूता ने रेहला लिखा। ये सब तो परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। गीत गोविंद जयदेव पूछे ही जाते हैं, विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस पूछे ही जाते हैं, शूद्रक का मिर्च कटकम पूछा ही जाता है, कलहन की राज तरंगनी कश्मीर से संबंधित 12वीं सदी का इतिहास है, ये तो पूछा ही जाता है। ये सब तो पूछा ही जाएगा, लेकिन साथ में कुछ ट्रेडिशनल किताब को भी, कुछ नॉन ट्रेडिशनल किताब जो करंट की किताब होती है उसको भी ध्यान में रखने का। और मैंने कहा है, ठीक है कि नहीं, मैं आपको बता दूं कि करंट में आप जरूर याद रखिए किसी क्रिकेटर के द्वारा जो आत्मकथा लिखी गई हो, हॉकी खिलाड़ियों के द्वारा की, मान लिया विनेश फोगाट कुश्ती 100 ग्राम कम के कारण बेचारी लड़ नहीं पाई आगे, वो यदि आत्मकथा लिखेगी कितनी चर्चित होगी वो आत्मकथा, और वो निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है कि नहीं, तो मूल बिंदु पे आ जाइए। फिलहाल जब लिखेगी तब की बात है, फिलहाल तो यही याद आ जाए कि विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है, यही बहुत बड़ी बात। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, यही बहुत बड़ी बात। ठीक है कि नहीं, हॉकी में भारत ने ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता, यह याद रह जाए, यही बहुत बड़ी बात है। कांस्य पदक जीता। ठीक है, और नीरज चोपड़ा भाला फेंक से है, इस बात को भी ध्यान में रखें। फिलहाल अभी हम लोग वहां यहां पर है। तो पहला क्या हुआ, पहला हुआ द्वैत शासन। कहां द्वैत शासन शुरू, प्रांत में। अब प्रांत को क्या कितने भाग में बांट दिए, 2 भाग में। एक गवर्नर देखते थे और दूसरा मिनिस्टर देखते थे। यही था द्वैत शासन। ठीक है, यही था द्वैत शासन। और इसकी अवधारणा किसने दी थी, कल लिखाए थे कर्टियस ने, नहीं लिखे थे, कर्टियस ने इस अवधारणा को दिया था। द्वैत शासन की अवधारणा किसने दिया है, कर्टियस, भूलना नहीं है बाबू।
कर्टियस ने दिया। कोई जो ही नहीं कि लैंग्वेज में ही लिखो, याद रहनी चाहिए, ठीक है। ऐसे भी तुम लिखते हो तो भी याद रहेगी। अब आइए, भारत सचिव है, सबसे आगे निकल। दूसरा पॉइंट क्या है इसी में, हाई कमिश्नर, उच्चायुक्त, उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया पहली बार। उच्चायुक्त के पद का सृजन, उच्चायुक्त के पद का सृजन मतलब दिस एक्ट क्रिएट द ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। दिस एक्ट क्रिएट ए ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया या उच्चायुक्त के पद का सृजन। हिंदी में लिखोगे उच्चायुक्त, अंग्रेजी में लिखोगे तो हाई कमिश्नर, ठीक है। हाई कमिश्नर नहीं, हाई कमिश्नर, उच्च आयुक्त। और तीसरा, सीएजी का एक नाम सुना होगा तुम लोगों ने, कंप्ट्रोलर। इसका नाम है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिट जनरल। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, कंट्रोलर नहीं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिट जनरल। इस पद का भी सृजन इसी एक्ट में हुआ। इस पद का भी सृजन किस एक्ट में हुआ? 1919 के एक्ट में ही हुआ, ठीक है। 1919 के एक्ट में ही हुआ, याद रखिएगा। किस एक्ट का सृजन? सीएजी। और कौन बताएंगे कि संविधान बनने के बाद एक अनुच्छेद में इसको सम्मिलित किया गया। वेरी गुड। 148, अनुच्छेद 148 से 151। गुड। संविधान बनने के बाद आर्टिकल 148 से 151 के बीच सम्मिलित, ठीक है। लिख लो ब्रैकेट में। संविधान बनने के बाद अनुच्छेद 148 से 151 के बीच सम्मिलित है, ठीक है। 148 से 151 के बीच सम्मिलित है, ओके। चलिए, तो 1919 के एक्ट में दो बातें कौन कौन सी है बताइए? तीन बातें हैं। पहला है कि डायरकी सिस्टम प्रोविंसेज में शुरू, प्रांत में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। दूसरा, आप लोग बोलिए, दूसरा, ठीक से बैठो बाबू। दूसरा, हाई कमिश्नर पद का सृजन हुआ। तीसरा, सीएजी का, ठीक है। और संविधान बनने के बाद सीएजी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 148 से 151 के बीच। क्लियर हो गया ना? आगे बढ़े। अब है भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935, 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। कितने भारत सरकार अधिनियम है? 3 नहीं है, 3। पहला 1800, दूसरा कब आया? 1919। तीसरा पूछेगा निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार अधिनियम पारित नहीं किया गया? ए 1861, 1858, 1919, 1935। वो तो आज ना परीक्षा में कंफ्यूजन
कहीं हुआ 58 था कि 61 था, तो गया 9 था कि 19 था, यही ना कंफ्यूजन होगा। केवल आप याद कर लीजिए, इस तरह से याद कर रहे हैं उसको याद कर लीजिएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार की आपको कठिनाई होगी। हेलो, ठीक है, कहाँ थे हम लोग? हम लोग थे बड़े अच्छे जगह पे। हो गया 1935 का एक्ट। यह एक्ट सबसे लंबा है और भारतीय संविधान जो बना 2/3 हिस्सा इसी का है। तो पहली बात इसमें लिख दीजिएगा कि सबसे लंबा, सबसे सबसे लंबा एक्ट है। भारतीय संविधान का, भारतीय संविधान का भारतीय संविधान का 2/3 लिया गया, 2/3 लिया गया, 2/3 इसी से लिया गया, इस एक्ट से लिया गया, इस एक्ट से लिया गया। ठीक है, 2/3 इसी एक्ट से लिया गया, इसी एक्ट से लिया गया। चलिए, अब क्या क्या था, ये तो हुआ कि इसके विषय में थोड़ी जानकारी। ये सबसे लंबा है। अब पूछेगा कि भारतीय संविधान का अधिकांश हिस्सा किस एक्ट से लिया गया है, तो टिक लगाने में आसानी रहेगी कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम से लिया गया। किस एक्ट से लिया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के एक्ट से लिया गया है। ठीक है कि नहीं? 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से अधिकांश हिस्सा भारतीय संविधान, जो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के बाद तैयार हुई और 395 अनुच्छेद थे जब बना, तो 22 भाग थे, 8 अनुसूची थी। लेकिन कालांतर में विभिन्न संशोधनों के बाद 460 से अधिक अनुच्छेद हो गए, 25 अनुसूची हो गई, अब 12 अनुसूची हो गई, अब 25 भाग हो गए। तो 25 भाग 12 अनुसूची में बट गए, तब शुरू होगा उसका। ठीक है, संविधान सभा के द्वारा जब संविधान को बना देंगे उसके बाद तो वही कक्षा आपकी है। फिलहाल तो अभी संविधान बना कहाँ है, अभी तो प्रक्रिया चल रही है, अभी तो विकास हो रहा है। ठीक है कि नहीं? और इस विकास की कड़ी में जो पहला प्रोविजंस है वो है ऑल इंडिया कन्फेडरेशन। ऑल इंडिया कन्फेडरेशन, हिंदी में लिखेंगे अखिल भारतीय संघ के निर्माण, ऑल इंडिया कन्फेडरेशन। लेकिन ब्रैकेट में लिख देंगे लागू नहीं हो पाया, लागू नहीं, हिंदी में कहते हैं उसको अखिल भारतीय, अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ पर बल, जो लागू नहीं हो सका। ठीक है, जो लागू नहीं हो सका। दूसरा क्या था? दूसरा क्या था भाई? दूसरा था कि अब प्रांत को स्वायत्त कर दिए, प्रांत में द्वैत शासन खत्म, अब भारतीयों की सरकार रहेगी प्रांत में। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतीय स्वायत्तता अंग्रेजी में कहते हैं उसको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रांतीय स्वायत्तता। ठीक है, जो 1937 में लागू किया गया। कब लागू हुआ ये?
1937 में लागू। पूछेगा कि प्रांतीय स्वायत्तता कब लागू किया गया? प्रांतीय स्वायत्तता कब लागू किया गया? ठीक है, उन्नीस सौ सैंतीस में लागू। ये सबसे इंपॉर्टेंट में, ठीक है। कांग्रेस ने पहले 11 प्रांत, कांग्रेस ने कुल मिलाकर 9 जगह सरकार बनाई थी। सब इतिहास में पढ़िएगा, मॉडर्न हिस्ट्री में। 5 जगह उसको पूर्ण बहुमत मिला था। लेकिन अभी तो हम संविधान पढ़ रहे हैं, तो इतिहास की बातों को थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी देती है कि कांग्रेस के नेतृत्व में कितनी जगह सरकार बनी? 9 जगह। बहुमत उनको पूर्ण बहुमत कितने जगह मिला था? 5 जगह। फिलहाल आ जाए। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या था? तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु था कि म्यांमार जो भारत का हिस्सा था, जो आज म्यांमार है, पहले उसको बर्मा कहते थे। 2 भाग में बर्मा है, एक लोअर बर्मा, दूसरा अपर बर्मा। लोअर बर्मा का अधिग्रहण एनेक्सेशन डलहौजी के समय हुआ था और अपर बर्मा का डफरिन के समय हुआ। तो बर्मा भारत का हिस्सा था। अब बर्मा को अलग कर दिया गया। किस एक्ट से? 1935 के एक्ट से। कब अलग हुआ? 1937 में। कब अलग हुआ? 1937 में। तो लिखिएगा, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ब्रैकेट में लिख दो, 1937 में लागू। ठीक है। बर्मा, जिसको आप क्या कहते हैं हम लोग? म्यांमार कहते हैं। भारत के कितने राज्यों की सीमा इससे लगी हुई है? 4 राज्यों की सीमा लगी हुई। एक दिन बताते भी रहते हैं, अरुणा मामी। अरुणा मामी कोड याद रखिएगा। अरु से अरुणाचल प्रदेश, किनारे लिख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश। 9 से नागालैंड, म से मणिपुर, मी से मिजोरम। ये 4 राज्यों की सीमा लगी हुई है। किससे? बर्मा से। और अभी मणिपुर में जो मैती कुकी संघर्ष हुआ, जनजातीय संघर्ष, उसके पीछे म्यांमार का जो ड्रग चैनल है वो बहुत बड़ा जिम्मेवार है। यहाँ अफीम की खेती सरकारी जमीन पे करवाता है, इसलिए इसकी जो खुली बॉर्डर थी उसको अब पैक कर दिया गया। पूछा भी जाएगा, हाल में भारत ने किस देश के साथ जो खुली सीमा थी उसको बंद करने का फैसला किया? तो किस देश के साथ? म्यांमार के साथ। हमारे कुछ देशों के साथ खुली सीमा है, नेपाल से, भूटान से, म्यांमार से थी। अब म्यांमार को बंद कर दिया गया। ये भी पूछ सकता है आपसे। और याद रखिए कि नेपाल कल टिकटॉक सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म था, उसको, उस पर जो प्रतिबंध लगाए हुए था उसको वापस लेने की घोषणा किया। तो पूछा जाएगा कि हाल ही में कौन सा देश ऐसा है जिसने टिकटॉक को वापस ले, जो प्रतिबंध था उसको वापस लेने का फैसला किया? तो नेपाल। ठीक है कि नहीं? और नेपाल अपने सिक्का पे, रुपया पे कुछ भारतीय क्षेत्रों को भी अंकित कर दिया। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और भारत और नेपाल के बीच काली नदी, जो शारदा नदी कहलाती है, वो प्राकृतिक सीमा बनाती है, ध्यान रखेंगे। बिहार का सो कोसी, वो नेपाल हिमालय से ही निकलती है, सप्तकोसी नामक स्थान से। और भारत और नेपाल के बीच कोसी परियोजना 1954 से चल रही है। फिलहाल अभी हम लोग वहां नहीं, हम लोग कहाँ पे हैं? हम लोग हैं अभी बर्मा में है। और बर्मा का 2 बार अधिग्रहण हुआ था ब्रिटिश काल में। लोअर बर्मा का सबसे पहले,
किसके समय में? डलहौजी के समय। और अपर बर्मा का हुआ था डफरिन के समय। इसी डफरिन के समय में कांग्रेस की भी स्थापना हुई। कांग्रेस की भी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को यो ह्यूम के द्वारा, यो ह्यूम संस्थापक थे, उनके द्वारा की गई थी। यो ह्यूम कौन थे? संस्थापक थे, पक्षी वैज्ञानिक थे, और इनको हर्मिट ऑफ शिमला कहते हैं, शिमला का संत कहते हैं। हर्मिट मतलब संत। इनको हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जानते। इटावा के जिला कलेक्टर थे, लेकिन उतनी बात अभी नहीं याद रखो, कम से कम यो ह्यूम कांग्रेस के संस्थापक थे, यह जरूर याद रखो। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। जो याद रखे अच्छा है, नहीं याद रखे कोई बात नहीं। इसका पहला अधिवेशन बम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। पूना में होने वाला था, लेकिन पूना में प्लेग फैल गया, तो रातों रात स्थल परिवर्तन किए गए और बम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ। फिलहाल तो तुम अभी कुछ भी याद नहीं रखो। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। कब लागू हो गया? लेकिन बर्मा के विषय में इतनी बातें जाने। बर्मा की एक रोहिंग्या मुसलमान की समस्या भी बहुत चर्चित समस्या है, ठीक है कि नहीं? इसी कड़ी में इस रोहिंग्या मुसलमान और बर्मा से हम बाहर निकलते हैं। RBI जो भारत का सेंट्रल बैंक है, RBI की स्थापना हिल्टन यंग समिति की अनुशंसा पे ही हुई थी, लेकिन इस एक्ट में उसका जिक्र किया गया। यहां पे लिख देंगे RBI की स्थापना 1935 में ही लागू, 1935 में ही स्थापित। एक समिति लिख लेना, हिल्टन यंग समिति। समिति का क्या नाम था? इसने यह रिपोर्ट दी थी, ठीक है। हिल्टन यंग समिति 1 अप्रैल 1935 से ही 1 अप्रैल 1935 से ही काम करना शुरू। हिल्टन यंग समिति के द्वारा स्थापित इस एक्ट में उसका उल्लेख, इतना ही याद रखो ना। यह भारत का केंद्रीय बैंक है और इसके पहले गवर्नर कौन थे? आसवर्न स्मिथ। इसके पहले गवर्नर कौन थे? इसके पहले गवर्नर कौन थे? आसवर्न स्मिथ। फर्स्ट गवर्नर ऑफ RBI ऑसवर्न स्मिथ। और आजादी के समय कौन थे? कल भी बताए थे। आजादी के समय थे CD देशमुख। CD देशमुख 1946 में जो मुद्रा, बड़े मुद्रा को जो समाप्त किया था, जिसको हम लोग कहते हैं डीमोनेटाइजेशन, मोनेटाइजेशन, उसको उस समय भी गवर्नर यही थे और करेंट भी है। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकर के रूप में जाने गए। शक्तिकांत दास। ये लोग जब किताब लिखे तो जरूर याद रखना, वो परीक्षा में इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इतनी बात RBI में, तुम एक बात भी अभी लिख ली है तो भी काफी है। ये यदि जल्दी से लिख लिए तो बहुत बड़ी बात होगी, तब तो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो जाएगी।
नहीं, इतनी बात याद कर ली है तत्काल, जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और इसका सबसे बड़ा जो काम होता है यह है क्रेडिट कंट्रोल करना। क्रेडिट कंट्रोल करना सबसे बड़ा काम, मेन वर्क। और प्रत्येक 2 महीने पर मॉनेटरी पॉलिसी जारी करती है। प्रत्येक 2 महीने पर मॉनेटरी पॉलिसी जारी करती है। कौन? आरबीआई। तो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई अब 6 बार वर्ष में जारी करती है। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मुद्रा नीति, कितना मुद्रा मार्केट में आएगा, बैंक दर कितना रहेगा, रेपो दर कितना रहेगा, रिवर्स रेपो दर कितना रहेगा, और उसके आधार पर मनी की सप्लाई की जाती है। इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को चेक किया जाता है। इसी का उद्देश्य है मॉनेटरी पॉलिसी। याद रखिएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई जारी करता है, और राजकोषीय नीति, जिसको अंग्रेजी में फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, वो अब वित्त मंत्रालय जारी करता है। इकोनॉमिक्स से पढ़ेंगे, फिलहाल अभी इतना काफी है। पॉइंट नंबर 4, 3 हो गया, 3 लिखे ना आरबीआई का। 4, फेडरल कोर्ट की नींव रखी गई। फेडरल कोर्ट की नींव रखी गई। फेडरल कोर्ट की नींव रखी गई अक्टूबर 1937 में लागू। अक्टूबर 1937 में लागू। ठीक है। जो कालांतर में सर्वोच्च न्यायालय 1950, जनवरी 1950 में, जो कालांतर में सर्वोच्च न्यायालय के रूप में जाना गया। फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई, काम करना शुरू किया अक्टूबर 1937 से। ये लिख लिए ना, पहले यही लिखो। अब लिखो, कालांतर में जनवरी 1950 में सर्वोच्च न्यायालय के रूप में जाना गया। सुप्रीम कोर्ट कालांतर में, इन बिटवीन, जनवरी 1950 में सर्वोच्च न्यायालय के रूप में सुप्रीम कोर्ट के रूप में जाना गया। मुख्यालय दिल्ली हो गया। मुख्यालय कहां हो गया? कल प्राय थे सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय कलकत्ता, आज दिल्ली ले आए ना। क्लियर हो गया ना? और एक और लिख देना। क्या क्या छूट गया बोलो? मैं सर्वोच्च न्यायालय जाना गया, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली, सर्वोच्च न्यायालय के रूप में जाना गया। मतलब ये फेडरल कोर्ट का नाम चेंज हो गया, और नाम क्या हो गया? सर्वोच्च न्यायालय हो गया। कितना आसान है। एक और लिख देना लास्ट में। केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत अप्रैल 1937 में। केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत, द्वैत शासन की शुरुआत हुई। केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। कब हुई? अप्रैल 1937 में। चलिए, अब 1935 के बाद हम सीधे आपको ले चलते हैं, कोई क्रिप्स मिशन नहीं, हम संविधान सभा की नींव रखने जा रहे हैं। कैबिनेट मिशन योजना 1946, तो लिखेंगे लास्ट है कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना 1946, ब्रैकेट में लिख देना 24 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन योजना नाइनटीन 24 मार्च। कभी कभी आजकल सेटर सब बहुत एक्यूरेट पूछता है, तो याद रखिएगा कितने मार्च को आया था? 24 मार्च 1946 को आया था। इसे कैबिनेट मिशन क्यों कहा गया था, पहले ये जान लो। इसमें ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य थे। पहला लॉरेंस,
अलेक्जेंडर क्रिप्स। लॉरेंस चेयरमैन थे। जब पूछेगा कैबिनेट मिशन के चेयरमैन कौन थे तो लॉरेंस थे, याद रखिए तो लिखेंगे। कैबिनेट मिशन में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य थे। ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य थे। लॉरेंस, पहला लॉरेंस ब्रिटिश कैबिनेट के ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य थे। पहला लॉरेंस जो चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे। दूसरा अलेक्जेंडर। तीसरा लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स। ठीक है, क्रिप्स ये 3 मेंबर थे। पूछेगा कि कैबिनेट मिशन योजना में निम्नलिखित में से कौन से सदस्य नहीं थे? ए अलेक्जेंडर, 2 क्रिप्स, 3 मैकाले, 4 लॉरेंस। अभी ना, ठीक है, आता है, समझ गए होगे कि याद करना होगा। नहीं, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। जैसे मैंने कहा उसी तरह से बोलना है, पहला, दूसरा, तीसरा। हाँ, अब हुई ना बात, समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ऐसे भी उसको थोड़ा सा LCW या अपना कोई कोड वोड बना दो तो उससे भी याद हो जाता है। लोहिया चरण, नहीं तो लोहिया चरण मतलब लॉ से लॉरेंस, C से क्रिप्स और W से अलेक्जेंडर। हाँ अच्छा, अलेक्जेंडर था ना, हाँ तो हो ही गया, ठीक है कि नहीं? नेक्स्ट उसमें लिखेंगे क्या हुआ इससे, कैबिनेट मिशन ने क्या दिया। 2 बातें दी। पहला, संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इसने क्या दिया, यह इंपॉर्टेंट है। तो संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन होगा, ठीक है, संविधान सभा का गठन होगा। ये इंपॉर्टेंट है, जिसकी जानकारी कल अहले सुबह दी जाएगी आपको, ठीक है कि नहीं? क्योंकि संविधान सभा तो अभी नहीं, और अब तो संविधान बन गया एक भाग। दूसरा क्या था, पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। तो लिखेंगे पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। तब मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया। एकदम रटा रहना चाहिए, 16 अगस्त 1946 को मनाया, ठीक है, 16 अगस्त 1946 को मनाया, 16 अगस्त 1946 को मनाया। और नारा दिया, लड़के लेंगे पाकिस्तान। और नारा दिया कि लड़के लेंगे
पाकिस्तान, और नारा दिया लड़के लेंगे पाकिस्तान, लड़के लेंगे पाकिस्तान। फिर से सुन लो, पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया, कॉपी देख लो अपना, पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। तब मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया और नारा दिया लड़के लेंगे पाकिस्तान, लड़के लेंगे पाकिस्तान। ध्यान रखें, लिखिएगा, ध्यान रखें, ध्यान रखें कि संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष, संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रांतीय सभा से होगी, प्रांतीय सभा से होगी, और प्रत्येक 10 लाख पर, और प्रत्येक 10 लाख पर, और प्रत्येक 10 लाख पर, और प्रत्येक 10 लाख पर एक प्रतिनिधि चुने जाएंगे, और प्रत्येक 10 लाख पर एक प्रतिनिधि चुने जाएंगे, प्रत्येक 10 लाख पर एक प्रतिनिधि चुने जाएंगे, प्रत्येक 10 लाख पर एक प्रतिनिधि चुने जाएंगे, प्रत्येक 10 लाख पर एक प्रतिनिधि, प्रत्येक 10 लाख पर एक प्रतिनिधि चुने जाएंगे। याद रखिएगा। अब लास्ट में आता है और वह है भारत स्वतंत्रता अधिनियम, क्योंकि आजादी देनी है हमको, तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो लिखिए, भारत स्वतंत्रता अधिनियम लास्ट है। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लिखेंगे। माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना या जून योजना, जून योजना को कानूनी रूप प्रदान करने के लिए, प्रदान करने के लिए प्रदान करने के लिए प्रदान करने के लिए 4 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन फ्रीडम एक्ट 1947 लाया गया, ब्रिटिश संसद में लाया गया, ब्रिटिश संसद में लाया गया, लाया गया। कितने तारीख को लाया गया ब्रिटिश संसद में? कौन सी योजना को कानूनी रूप देने के लिए? माउंटबेटन योजना को, जो अंतिम गवर्नर जनरल थे भारत के, उन्होंने एक योजना दी थी और उसको कानूनी रूप प्रदान करने के लिए ब्रिटिश संसद में कब लाया गया था? 4 जुलाई। और जिसे पारित कब किया गया? लिखिएगा, अंततः अंत में 18 जुलाई, एकदम तारीख याद रखना बाबू, 1947 को पारित किया गया। पारित किया गया। क्या किया गया? पारित किया गया। लिख लीजिए पहले, क्या किया गया? पारित किया गया, पारित किया गया। और इसी एक्ट के आलोक में 14 अगस्त को, लिखना नहीं है ये सब, स्वतंत्रता संग्राम में लिखेंगे ही,
इसी एक्ट के आलोक में 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत या इंडिया अनुच्छेद 1 के अनुसार क्या हो गया, स्वतंत्र हो। जय हिंद। तो भारतीय संविधान का विकास का आज एक भाग आपने पढ़ लिया, एक भाग संविधान सभा पढ़ना है। जो कल 6 बजे का मतलब 6 बजे, ठंडा का मतलब कोको कोला, ठंडा का मतलब, तो 6 का मतलब क्या है?